नमस्कार मित्रों, मैं अमनदीप सैनी आपका स्वागत करता हूं इस ज्योतिष के कोर्स में, जो कि सिस्टम्स अप्रोच पर आधारित है। सिस्टम्स अप्रोच एक ऐसी प्रणाली है जो प्रोफेसर वी.के. चौधरी द्वारा विकसित की गई, और इस प्रणाली को इस्तेमाल करने वाले ज्योतिषी हमेशा सफल रहे हैं। बहुत ही अच्छा परिणाम, रिजल्ट हम लोगों को मिलता है जब हम सिस्टम्स अप्रोच के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए कोई कुंडली का अध्ययन करते हैं और अपनी रीडिंग अपने क्लाइंट को देते हैं। मैं पिछले 20 से भी अधिक वर्षों से इस विषय में अध्ययन करता आ रहा हूं, और पूरा श्रेय इसमें जो भी सफलता मुझे मिली है उसका पूरा श्रेय मेरे गुरु प्रोफेसर वी.के. चौधरी जी को जाता है, जिनके सानिध्य में मैंने इस प्रणाली को सीखा, समझा और अप्लाई करके कई अपने क्लाइंट्स की सहायता करने की कोशिश की, और जिनको अच्छा परिणाम मिला। और मैं आशा करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को करेंगे, समझेंगे, उनको भी उतना ही उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मेरे स्टूडेंट्स को हर समय, जब भी उनको आवश्यकता है, कहीं पे उनको डाउट आता है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझने में दिक्कत है, तो वो मुझे अप्रोच कर पाएं, और मैं उनको जहां तक मेरी तरफ से संभव हो सकेगा पूर्ण सहायता करने की हमेशा कोशिश करूंगा। और इसीलिए इससे पहले भी यह कोर्स जो इंग्लिश भाषा में आ चुका है, उसमें जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको डाउट क्लियरिंग सेशंस के रूप में लाइव मोड में भी हम सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, ईमेल पर जो भी क्वेरीज हमें मिलती हैं, उनको इंस्टेंटली रिप्लाई करके उनके डाउट्स को, शंकाओं का समाधान करने की हमेशा पूरी कोशिश की जाए। तो यही सिस्टम, यही अप्रोच हम इस कोर्स में भी फॉलो करेंगे कि आप अपने समय के अनुसार कोर्स के लेक्चर्स को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो ई बुक साथ में दी गई है, जिसमें पहले लेक्चर से लेके और 5वें लेक्चर तक, पहले चैप्टर से 5वें चैप्टर तक के विषयों को कवर किया गया है ई बुक में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास उसको संभाल के रख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस कोर्स के प्रथम भाग में हम बेसिक थ्योरी को समझेंगे, जानेंगे कि ग्रहों की, राशियों की, घरों की जो मूल बातें हैं उनके बारे में पहले समझेंगे, थ्योरी को समझेंगे। और फिर दूसरे भाग में हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज के माध्यम से, यानी कि जन्म कुंडलियों को अध्ययन करते हुए उन कुंडलियों पर जो हमने प्रथम भाग में प्रिंसिपल सीखे हैं उनको अप्लाई करते हुए, उनको समझते हुए कुंडली का निरीक्षण करेंगे, कुंडली का पूरा एनालिसिस करेंगे, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस कुंडली में क्या चैलेंज है, क्या इश्यू है, क्या समस्या है, और उसका क्या समाधान हो सकता है। और जब हम वो कर रहे होंगे तो उस समय हम उस कुंडली के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय जातक को सही परिणाम दे सकते हैं, सही दिशा में ले जा सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम भाग में हम जानेंगे मूल अवधारणाएं और सिद्धांत, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी, और दूसरे भाग में हम केस स्टडीज की बात करेंगे। तो अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि ज्योतिष क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष एक ऐसा आज के समय में एक विषय बन गया है कि कुछ लोगों ने इसको हास्यास्पद बना दिया है। हम ज्योतिष की कहीं बात करें तो कई लोग हंसने लग जाते हैं, अरे आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, यह सब तो अंधविश्वास है। अब कोई इंसान ज्योति में माने और ज्योतिष में ना माने, तो इससे अधिक परिहास की बात क्या हो सकती है। लोग कहते हैं कि इतनी मीलों दूर जो ये खगोलीय पिंड हैं, ये जो ग्रह हैं, ये एक इंसान पर कैसे असर कर सकते हैं। और लोग हंसते हैं, ये कहते हैं कि शनि ग्रह है इतनी दूर बैठा है, मंगल है इतनी दूर है, राहु है, इनको कोई और काम नहीं है कि हर इंसान के जीवन में जा जाकर उनको परेशान ही करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि एक पूरी अवधारणा ही गलत हो चुकी है। ऐसी बातें फैलाई जा चुकी हैं कि लोग
धीरे धीरे अपने ही संस्कारों से पीछे हटने लगे हैं, अपने ही हमारे पूर्वज जिन चीजों को मानते थे और जिनका दृढ़ विश्वास था, और वो दृढ़ विश्वास किसी वजह से था, किसी कारण से था, उन मूल बातों को तो लोग भूल गए और मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो समस्या का विषय हो गया आज के समय में उन लोगों के लिए, खासकर कि जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूरी मेहनत के साथ सही चीजों को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी कोई महत्व नहीं दे रहा आज के समय में। और उसमें उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं है, परंतु जो लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं उनका नुकसान अवश्य है। अब इसको कुछ इस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, सब लोग जानते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक प्रूफ्स के ऊपर है, साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर आधारित है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण के नियम ईसा पूर्व कई हजार वर्ष पूर्व हमारे वेदों में ही सन्निहित हैं और वहीं से निकलकर वो आज के साइंटिफिक प्रूफ बन गए हैं। अब भारत की मेधा शक्ति को कोई ना समझ सके, ना उसके बारे में उसको बढ़ावा दे अपने राजनीतिक मुद्दों की वजह से, तो उस विषय में तो अभी हम इस समय नहीं जाएंगे, परंतु तथ्य तो यही है कि भारत की मेधा शक्ति बाहर जा रही है भारत से, और बाहर के लोग चाहते तो यही है कि हिंदुस्तानी जो हैं वो अपने संस्कारों को भूले रहें, वेद पाठ ना करें, ताकि जो भी वेदों के अंदर छुपी हुई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, सारी अच्छी बातें हैं, उनको वो लोग इस्तेमाल करके अपना नाम लेकर ख्याति प्राप्त करते रहे। तो हम बात कर रहे थे कि ज्योतिष क्या है, और गुरुत्वाकर्षण का मैंने अभी जिक्र किया। गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी तो हर इंसान के ऊपर बकायदा बराबर काम कर ही रही है। कोई इंसान उसमें विश्वास करे चाहे ना करे। कोई यह बोल दे कि मैं नहीं मानता कि गुरुत्वाकर्षण है, मैं नहीं मानता कि ग्रेविटी है, तो क्या ग्रेविटी उस इंसान पर काम करना बंद कर देगी? नहीं। सेम बात, यही बात हमारी एस्ट्रोलॉजी पर, ज्योतिष पर भी लागू होती है। अब कोई इंसान बोल दे कि मैं विश्वास नहीं करता कि ज्योतिष सत्य है, मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता, तो क्या ज्योतिषीय प्रिंसिपल, जो ज्योतिषीय नियम है या अवधारणाएं हैं, क्या वो उस व्यक्ति पर काम नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। वह व्यक्ति ज्योतिष में विश्वास करे ना करे, उसके जीवन में भी उसकी कुंडली के अनुसार जो दशाएं हैं वो आएंगी। गोचर का उसके ऊपर उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना कि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ना चाहिए, पड़ेगा जो उस विषय में विश्वास रखता है। अब हास्य की बात तो यहां हो जाती है कि इंसान तब तक इस विषय को नहीं मानता जब तक उसके जीवन में सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं। जैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, वो समय होता है जब वह व्यक्ति सबसे पहले अध्यात्म की शरण लेता है, भगवान की शरण में जाता है कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब वह व्यक्ति रियलाइज नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या किया है। कारण कि हो सकता है अभी कुछ समय पूर्व उसने ऐसा ना किया हो, इस जन्म में उसने कुछ ना किया हो, परंतु पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा सामने आ रहा हो, जिसका कि पूरा चित्रण एक जन्म कुंडली के रूप में हमारे सामने होता है। खैर, यही सब हम समझेंगे इस कोर्स में, इस विषय में। और ज्योतिष की पूर्ण परिभाषा अगर किसी ने सही तरीके से समझ ली, तो फिर इस तरीके के जो मन में वहम आते हैं, जो डाउट आते हैं, जो इस तरीके की बातें आती हैं, वो नहीं आएंगी। आज के समय में ज्योतिष का एक जो लोगों ने समझ लिया है महत्व सिर्फ इतना ही कि बस ज्योतिष के थ्रू, ज्योतिष के द्वारा हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। भविष्य के बारे में जानना, यह उत्सुकता मन में हर किसी के होती है, परंतु वह सही नहीं है। मान लीजिए कि आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं और उससे पहले ही आपको क्लाइमैक्स पता चल जाए, कोई आपका मित्र आपको पहले ही आके बता दे, तो क्या आप उस फिल्म में, उस मूवी में रुचि रख पाएंगे आगे? क्लाइमैक्स तो आपको पहले ही मालूम है कि इस मूवी में एंड में क्या होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य यह कि ज्योतिष की
एप्लीकेशन, ज्योतिष की यूटिलिटी, ज्योतिष का महत्व सही से अगर नहीं समझा जाएगा तो इस तरीके की अवधारणाएं, इस तरीके के जो शंकाएं हैं वो अवश्य हमारे मन में, लोगों के मन में होंगी। ज्योतिष एक ऐसा टूल है, एक ऐसी हमारे पास विषय वस्तु है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अगर ज्योतिष को सही तरीके से, सही मायने में समझा जाए तो। व्यक्ति ज्योति में माने, ज्योतिष में ना माने, बात समझ में नहीं आती। तो ज्योतिष को समझने के लिए हम ऐसा मान के चलें कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो भी निश्चित फल हमें, अच्छा या बुरा जो भी है, हमें भोगना पड़ेगा। यह बात गीता में भी है, निहित है, वेदों में, पुराणों में, सब जगह यह बात निहित है कि इंसान अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस जन्म में और आने वाले जन्मों में उन कर्मों का फल अवश्य भोगता है। वह फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और किन कर्मों का फल इंसान भोगेगा? जो उसने अटैचमेंट के द्वारा किए हैं, जहां वो बहुत ज्यादा जुड़ाव रख के, लगाव रख के काम कर रहा था और अपने ही लिए कर रहा था, भगवान की सेवा में नहीं कर रहा था। कर्म इंसान को करना अवश्य चाहिए, करना पड़ता है, करना जरूरी है, यही कर्म योग है। परंतु केवल अपने लिए करना, उन कर्मों के परिणाम को ध्यान में रखते हुए करना, भगवान को ध्यान में ना रखते हुए कर्मों को करना, अटैचमेंट देगा, डिजायर्स देगा, आगे चल के आपको उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। इन सब बातों को, इन सब नियमों को जो हमारे शास्त्रों में निहित हैं, उनको समझने के लिए जो ज्योति हमें प्रदान की गई है वह ज्योतिष है। तो एक चीज तो ये हुई कि इंसान अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में भोगेगा या आने वाले जन्मों में भोगेगा। तो जब इंसान का जन्म हुआ, वो अपने कुछ पिछले कर्मों का लेखा जोखा अपने साथ लेके आया। साथ ही साथ वो एक ऐसी और चीज लेकर अपने साथ आता है जिसका इस्तेमाल करके वह अपने कर्म बंधन से भी मुक्त हो सकता है। क्या है वह चीज? इंसान की फ्री विल, इच्छा शक्ति, जो हमेशा उसके साथ है। तो इंसान के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां अवश्य आएंगी, परंतु वह उन परिस्थितियों का सामना कैसे करता है, उन स्थितियों में वो किस प्रकार रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे संबोधित करता है उन बातों को जो उसके सामने एक चैलेंज के रूप में आ गई या एक अच्छे इंसिडेंट के रूप में आ गई। तो इंसान की फ्री विल बहुत ज्यादा महत्व रखती है। उसके द्वारा इंसान अपने कर्मों को बदल भी सकता है। अब जो हम उपाय जिनकी बात करते हैं, ज्योतिषीय उपाय इंसान को करने चाहिए, उनके द्वारा कर्म बदल जाते हैं। उनके द्वारा उन कर्मों के जो फल हैं उनको कुछ हद तक बदला जा सकता है। तो फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है जीवन में। तो इंसान के कर्म और फ्री विल, ये दो चीजें उसके साथ इस जीवन में अवश्य आती हैं। और फ्री विल की जब हमने बात की तो इंसान उसके द्वारा, अपनी फ्री विल के द्वारा अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल पाकर अपने आने वाले जीवन को सुधार सकता है। तो जैसे कि हमने अभी बात की कि लोगों में यह अवधारणा है कि इतनी दूर खगोलीय पिंड हमारे ऊपर कैसे असर कर पाएंगे, ग्रह हमारे को प्रभावित करते हैं, यह पूर्णतः सही नहीं है। ग्रह हमें हमारी कुंडली के द्वारा आगाह कर सकते हैं। हम अपनी कुंडली के द्वारा यह जान सकते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा। यह सब चीजें तो हम सीखेंगे ज्योतिष में, यह सब चीजें तो हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, ये बाहरी ग्रह हमारे को इंपैक्ट करेंगे, हमारे ऊपर अपना असर डालेंगे, या ये क्या चीजें हैं। इन तथ्यों को और बारीकी से, अच्छे से समझने के लिए अगर हम
एक मिनट के लिए ऐसा समझें कि ये ग्रह बाहर नहीं है, ये ग्रह हमारे ही अंदर है। जब हम कह रहे हैं कि ग्रह हमारे ही अंदर हैं, तो हमारे ऊपर उनका असर जरूर पड़ेगा। अब हम किन चीजों को बोल रहे हैं कि वो चीज ग्रह है और हमारे अंदर है? हमारे इमोशंस, हमारी सोच, उनको हमने अलग अलग नाम ग्रहों के रूप में दे दिया। जो अच्छा इमोशन है, जो एक अच्छी हमारी सोच है, जिसके द्वारा हमें विजडम मिलता है, हमें एक ज्ञान मिलता है, उसका नाम हमने बृहस्पति रख दिया। हमारी नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, हमारे मन की इच्छाएं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूं, मेरी ये इच्छा है, एम्बिशंस, डिजायर्स, मैनिपुलेशंस, इन सब का नाम हमने राहु रख दिया। तो हमारे ही अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है, जिसका कि हमने एक नाम राहु रखा। अब कुंडली तो हमें यह बता देगी कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है, कौन सा कमजोर है, यानी कि कौन सा इमोशन आपके अंदर बलवान है और कौन सा कमजोर है। अगर अब हम इस चीज को थोड़ा सा चेंज कर दें, थोड़ा बदल दें और इस तरीके से समझने की कोशिश करें, तो हम योग बैठा पाते हैं, लिंक कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये सब तो होता है कि हमारे विचार हमारे ऊपर जरूर अपना प्रभाव डालते हैं। अब मीलों दूर बैठा ग्रह आप पे प्रभाव डाले ना डाले, आपके अंदर के विचार आप पर प्रभाव जरूर डालेंगे। और जब आपके विचार आप पर जिस प्रकार का प्रभाव डालेंगे, आपके आने वाले कर्म, आपकी क्रियाएं, आपके एक्शंस वैसे ही होंगे। और जन्म कुंडली आपको यह जरूर अवश्य दिखा देगी, यह अवश्य बता देगी कि कौन से ग्रह बली हैं, कौन से ग्रह कमजोर हैं, यानी कि कौन से आपके विचार आप पर हावी हो सकते हैं और कौन से विचारों के द्वारा आप दुनिया पर हावी हो सकते हैं, आप अपने कर्मों के ऊपर हावी होकर अच्छा कर्म कर सकते हैं। और कौन से ऐसे आपके अपने ही विचार होंगे जिनके द्वारा, जो अगर आप पर हावी हो गए, यदि आप पर हावी हो गए, तो आपके कर्म खराब होंगे, आप गलत काम कर सकते हैं, जिसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। अब कोई इंसान चोरी कर ले, चकारी करे, लूट खसोट करे, किसी को परेशान करे, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो उसको बुरा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कानून की तरफ से हो, चाहे लोगों के व्यवहार उसके प्रति बदल जाएं, या कुछ भी उसको बुरा भला अपने जीवन में आगे झेलना पड़े। तो दूर बैठे खगोलीय पिंड, दूर बैठे ग्रह हमारे ऊपर अपना असर डाले ना डाले, हमारे विचार हम पर असर डालते हैं। अगर हम सिर्फ इतना ही तथ्य समझ लें और यही समझने की कोशिश करें कि हाँ, इन बातों को समझने में ज्योतिष हमारी मदद करता है, जीवन कैसे जिया जाए, ज्योतिष हमें यह सिखाने के लिए, यह बताने के लिए एक ज्योति प्रदान करता है, एक ऐसी लाइट, एक ऐसी दिशा हमें दिखाता है कि हम अपना जीवन सही तरीके से जी पाए। यदि हम इस तरह से इस विषय वस्तु को समझते हैं, तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूं कि लोगों में ये अवधारणा धीरे धीरे बदल जाएगी कि ज्योतिष एक वहम विद्या है। तो आगे बढ़ते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि ज्योतिष हमें कहां कहां किस किस प्रकार मदद कर सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इस कोर्स में मैंने ये कोशिश की है कि हिंदी के साथ साथ कुछ कुछ अंग्रेजी की टर्म्स भी रखी जाए। कारण उसका यह है कि इससे पहले हमने यही कोर्स इंग्लिश में बनाया और कई देशों में, 30 से भी अधिक देशों में स्टूडेंट्स ज्योतिष आज के समय में इस कोर्स के द्वारा सीख रहे हैं। और बहुत लोगों का यह कहना था कि ये कोर्स हिंदी में भी बनाया जाए। अब हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करके बात करते हैं और एक कोर्स के रूप में या एक पुस्तक के रूप में जब हम कार्य करते हैं, तो शुद्ध हिंदी की बात आती है। और यह सब लोग अच्छे से समझते और जानते हैं कि शुद्ध हिंदी भी आज के समय में लोग नहीं जानते हैं। आम बोलचाल की भाषा में यह कोर्स बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश में यह होगा कोर्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, जहां जहां जरूरी है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में आज के समय में, आज की बोली में बैठ चुकी है बात। तो यही कोशिश रहेगी कि जहां जरूरी है वहां पे अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके, अंग्रेजी की टर्म्स को इस्तेमाल करके समझाया जा सके ज्योतिष की विषय वस्तु को। अब अगर हम
थोड़ा और डीपली जाएं, थोड़ा और गहन सोच रखें, तो कायदे से तो संस्कृत आनी चाहिए हर इंसान को, जो ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहता है, या जो वेद शास्त्र में अध्ययन करना चाहता है, या जो हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, सनातन धर्म के बारे में और अधिक विस्तार से जानने की क्षमता रखते हैं या कोशिश करते हैं, तो उनको संस्कृत आनी चाहिए। परंतु ऐसा आज के समय में है नहीं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारी गुरु परंपरा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा पद्धति थी, उसका तो पतन ही हो चुका है। तो संस्कृत नहीं आती है तो कम से कम हिंदी पढ़ें, जो ट्रांसलेशंस हो चुकी हैं, जो अनुवाद हो चुके हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में, उनको पढ़ें, उनके द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो जहां तक कोशिश होगी हम हिंदी में ही अनुवाद करेंगे, हम हिंदी में ही आगे बढ़ेंगे। परंतु जहां जहां जरूरी है, जहां ऐसा मुझे लगेगा कि इस तथ्य को आम बोलचाल की भाषा में, मिक्स भाषा में समझाना इजी है, आसान है और लोग अच्छे से समझ पाएंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि तथ्य आराम से समझ में आए। केवल भाषा का ही महत्व नहीं रहता, लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, उस बोली का भी उतना ही महत्व रह जाता है। तो ज्योतिष के अनुप्रयोग जब हम बोलते हैं, मतलब कि जो एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे हिंदी के अंदर भी सेम स्लाइड दी है और इंग्लिश में भी वही स्लाइड दी है, ताकि जहां तक हो सके लोग स्लाइड्स में आगे पीछे जाके, ई पुस्तक में आगे पीछे जाके समझ सके, लेक्चर को आगे पीछे करके, पॉज करके, रिवाइंड करके, प्ले करके समझ सके। तो ज्योतिष के अनुप्रयोग जब हम बोलते हैं, यानी कि ज्योतिष की एप्लीकेशंस, ज्योतिष कहां कहां हमें मदद कर सकता है, स्वयं और दूसरों के व्यवहार संबंधी लक्षणों को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरों के बारे में जानना, व्यावसायिक उपयोग, पेशेवर असफलताओं को टालना, यानी कि प्रोफेशनल सेटबैक्स जो लाइफ में हमारे आते हैं उनको समझना, उनको टालना, यानी कि उपाय करके उन समस्याओं से उभरने की कोशिश करना, वैवाहिक स्थिरता यानी कि मैरिटल स्टेबिलिटी, शादी की समस्याओं को सुलझाना, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, इन सब चीजों में ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस को खत्म कर सकने में हमारी मदद कर सकता है। लिटिगेशन यानी कि कोर्ट कचहरी की समस्या, मुकदमेबाजी और विवादों को टालना, व्यक्तिगत विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग्स, इन सब विषयों में ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार, जैसा कि मैंने बोला, हमारे विचार किस प्रकार के हों, कौन से विचार हमारे बली हैं, कौन से विचार हमारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, उनको भी हमने समझ लिया कम से कम, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी जिंदगी में, जहां पर कि ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। तो ज्योतिष के प्रमुख घटक यानी कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, राशि, भाव, ग्रह, महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन सब विषयों को हम अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में समझेंगे कि राशि जो हैं कितने प्रकार की हैं, कौन सी हैं, क्यों हैं, और उनका क्या मतलब है, उनकी क्या सिग्निफिकेशन, जिनको हम बोलते हैं कि उनका क्या तात्पर्य है, कौन सी राशि का क्या मतलब निकलेगा, कौन सी राशि का क्या हमारी जीवन में प्रभाव होगा, वो सब हम समझेंगे। फिर भाव क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, ग्रह क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव होगा, महादशा और अंतरदशा क्या होती हैं, किस प्रकार हमारे ऊपर अपना असर छोड़ती हैं, और गोचर क्या होता है। ये सारी चीजों को हम इस कोर्स में समझेंगे और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल समझेंगे, सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के प्रिंसिपल्स हम समझेंगे कि वो कैसे हमने पता करना है कुंडली में, ये देखना है कि इस कुंडली में समस्या है या समस्या नहीं है, या क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या अच्छा पॉइंट है। वो सब पता करने के लिए जो अलग अलग हमारे नियम हैं उनको हम समझेंगे। जब इतना हम कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम केस स्टडीज यानी कि जन्म कुंडली, रियल लाइफ के जो केसेस हमारे पास हैं, उनके द्वारा उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, इन सिग्निफिकेशंस को अप्लाई करके समझने की कोशिश करेंगे कि यह कुंडली हमें क्या बता रही है इस जातक के विषय में, और इस जातक को क्या उपाय करने से क्या परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। तो यही सब जब हम एक साथ करते हैं तो हमारे को हॉरोस्कोप की, कुंडली की एनालिसिस, उसका एक निचोड़, एक कंक्लूजन मिलता है। तो राशि, जैसे कि हमने बोला, राशियां 12 हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन।
अंग्रेजी के नाम भी यहां हमने मेंशन किए हुए हैं। अरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु। जीवन की समस्याओं के कारण क्या होते हैं? व्हाट आर दी रीजंस फॉर लाइफ प्रॉब्लम्स। ये अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे अपने कोर्स में। कि ग्रहों की कमजोरी का होना हमारे जीवन में समस्या देता है कि ग्रह कुंडली में कमजोर अवस्था में है। कैसे हम पता करेंगे कमजोर है, कैसे हम पता करेंगे कि ग्रह कमजोर नहीं है, यही सब हम सीखेंगे। ग्रहों का 6, 8 या 12 में होना, ग्रहों को कलह होना यानी कि ग्रहों पर अफ्लिक्शन होना जिसको हम बोलते हैं, ग्रहों पर बुरी दृष्टि होना, ग्रहों के ऊपर खराब ग्रहों की जो नजर पड़ेगी या उनका जो असर होगा उसकी वजह से समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। भावों पर खराब ग्रहों का कलह होना या परेशानी होना या अफ्लिक्शन होना, गोचर में परेशानी होना और पापी ग्रहों की अंतर्दशा का जीवन में आना। ग्रहों के प्रभाव को कैसे पहचानेंगे? ग्रहों के स्थान द्वारा, ग्रहों की संधि या युति यानी कंजंक्शन और उनके ऊपर पड़ रहे दृष्टि, दूसरे ग्रहों की दृष्टि के द्वारा। ग्रहों की मूल बिंदु से युति, मूल बिंदु यानी कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट, MEP। ये कॉन्सेप्ट सिस्टम्स अप्रोच स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ये हम समझेंगे कि क्या होता है। ग्रहों का दूसरे ग्रहों पर प्रभाव, ग्रहों का मूल बिंदु यानी कि MEP पर प्रभाव। MEP सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी का मूल सिद्धांत है, मूल त्रिकोण सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी का मूल सिद्धांत है। इन 2 बातों के ऊपर ही यह पूरा ज्योतिषीय सिद्धांत निहित है, जो कि पराशर ऋषि द्वारा ही हम लोगों तक दिया गया है और उसके अंदर जहां जहां संशोधन की आवश्यकता थी वो करके जो हमारे हाथ में आज सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहां विराम देते हैं और अगले लेक्चर में हम तकनीकी जानकारी यानी कि टेक्निकल बातों के बारे में थोड़ा समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की, और उसके बाद फिर हम साइंस यानी कि राशि, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, हाउसेज यानी कि भाव, इनकी सिग्निफिकेशंस, इनकी बातों के बारे में जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे कि दशा अंतर्दशा का निरीक्षण कैसे किया जाता है, हमारे सिस्टम्स अप्रोच एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत क्या क्या हैं उनके बारे में हम समझेंगे और फिर केस स्टडीज के द्वारा और गहन अध्ययन करते हुए ज्योतिष के विषय को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।